जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 15 जुलाई 2021, दिन हो चुका है गुरुवार। तो जानेंगे सुर्खियों में आज की नो नेगेटिव कुछ चुनिंदा जेन्युइन खबरें। सरकारी कर्मचारियों के DA को लेकर बड़ा अपडेट है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। CNG गैस के दाम बढ़ने को लेकर भी समाचार आ रहे हैं। साथ ही पूरे भारत के मौसम का पूर्वानुमान और जानेंगे सर्राफा बाजार में सोने का हाल। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी खबर मिस ना हो। तो चलिए फटाफट जानते हैं आज की खबरें। तो पहली खबर आ रही है कोरोना को लेकर। दुनिया में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। WHO ने कहा पिछले सप्ताह करीब 30 लाख मामले आए थे। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। WHO की वीकली रिपोर्ट के मुताबिक बीते सप्ताह दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। WHO ने कहा है कि 9 सप्ताह से कोविड-19 के मामलों में कमी आने के रुझान के बाद पहले सप्ताह दुनिया में कोरोना वायरस के करीब 30 लाख मामले सामने आए हैं और मौत के मामलों में 3% की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह पिछले सप्ताह संक्रमण के मामलों में 10% की वृद्धि हुई। इस दौरान दुनिया भर में 55,000 से ज्यादा मौतें हुई। देखते हैं अगली बड़ी खबर में है पेट्रोल डीजल के बाद अब CNG वाहन चालकों को भी लगा तगड़ा झटका। मुंबई में 6 महीने में दूसरी बार बढ़ी कीमतें। 6 महीनों में दूसरी बार महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG और घरेलू पाइप नेचुरल गैस PNG के दाम में वृद्धि करने की घोषणा की है। CNG और PNG की नई कीमतें 13-14 जुलाई की मध्य रात्रि से प्रभाव में आ गई है। मुंबई और आसपास के इलाकों में 8 लाख वाहन CNG का उपयोग करते हैं। महानगर गैस लिमिटेड ने CNG के दाम में 2.58 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। इस नई मूल्य वृद्धि के बाद CNG की नई कीमत बढ़कर 51.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इसके साथ ही अब इस बात का डर भी सताने लगा है कि सार्वजनिक वाहन के किराए में भी अब वृद्धि होने की संभावना है। चलिए देखते हैं अगली खबर में है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। सरकार ने दी DA में 11% की बढ़ोतरी को मंजूरी। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आज बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 11% महंगाई भत्ता देने को मंजूरी मिल गई है। कोविड की परिस्थितियों की वजह से 1 जनवरी 2020 से इसे बंद कर दिया गया था। 48,34,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ होगा। चलिए देखते हैं अगली खबर में है क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापनों पर दिशा निर्देशों को लेकर उच्च न्यायालय ने केंद्र से और सेबी से मांगा है जवाब। दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और सेबी को क्रिप्टो करेंसी के आदान प्रदान से जुड़े टीवी विज्ञापनों के संबंध में दायर याचिका को लेकर जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिका में टीवी पर बिना डिस्क्लेमर के क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापन दिखाए जाने के खिलाफ कार्रवाई करने और दिशा निर्देश जारी करने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी को निर्देश देने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और ज्योति सिंह की पीठ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी और भारत में संचालन करने वाले तथा खुदरा निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करने के लिए आकर्षित करने के लिए विज्ञापन देने वाले 3 क्रिप्टो एक्सचेंजों को नोटिस जारी किया है। चलिए देखते हैं अगली खबर में है महंगे पेट्रोल डीजल से राहत के लिए नए पेट्रोलियम मंत्री ने उठाया कदम। तेल उत्पादक देशों से किया संपर्क। भारत में ईंधन की कीमतों के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बीच देश के नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। इस उद्देश्य से उन्होंने तेल उत्पादक देशों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। पुरी ने पिछले हफ्ते कतर के ऊर्जा मंत्री को फोन किया था और उन्होंने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्ष सुल्तान अहमद अल जाबेर को फोन किया। सरकार तेल उत्पादक देशों से संपर्क कर तेल उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए माहौल बना रही है। दरअसल तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC में उत्पादन बढ़ाने पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिसका असर कीमतों पर भी पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो अगली खबर में है महंगे ईंधन पर SBI ने कही सरकार से ये बात, लोगों को स्वास्थ्य और किराना खर्च में करनी पड़ रही है कटौती। वाहन ईंधन पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार नई ऊंचाई पर पहुंचने के बीच लोगों को गैर विवेकाधीन खर्च जैसे किराना, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं पर अपने खर्च को मजबूरी में घटाना पड़ रहा है। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने ये बात कही है। SBI समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष द्वारा लिखे गए नोट में कहा गया है कि सरकार को ईंधन पर
करों में कटौती करनी चाहिए। देश के ज्यादातर महानगरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया है। डीजल का दाम भी शतक के करीब पहुंच गया है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में डीजल 100 रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। एक अनुमान के अनुसार ईंधन पर प्रति लीटर 40 रुपए केंद्र और राज्य को कर के रूप में दिया जाता है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आईटी एक्ट 66A के तहत कोई केस नहीं होगा दर्ज, केंद्र ने राज्य सरकारों को दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे अपने दायरे में आने वाले सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना प्रौद्योगिकी आईटी एक्ट 66A के तहत कोई भी केस दर्ज नहीं करने के लिए कहे। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को यह दिशा निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अगर राज्यों में आईटी एक्ट 66A के तहत कोई केस दर्ज होता है तो तुरंत प्रभाव से उसे वापस ले लिया जाए। देखते अगली खबर। अगली खबर में है, बंगाल में कोविड संबंधी पाबंदियों को 30 जुलाई तक बढ़ाया गया, लोकल ट्रेनें रहेंगी बंद। देश में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के बारे में विशेषज्ञों द्वारा आशंका जताए जाने के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी लॉकडाउन बुधवार को 30 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान कुछ छूट छाटों को भी दिया गया है। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि मेट्रो रेलवे सेवाओं को 50% बैठने की क्षमता के साथ फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह अनुमति सप्ताहांत के लिए नहीं होगी। लोकल ट्रेन सेवाएं आम लोगों के लिए निलंबित रहेगी। यह प्रतिबंध 16 मई को लगाए गए थे और आखिरी बार उन्हें 15 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया था। सरकारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक बसों, टैक्सियों, ऑटो रिक्शाओं को 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसमें कहा गया है कि सरकारी और निजी दोनों तरह के कार्यालय को भी आधे कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। जिम और ब्यूटी पार्लर भी सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक 50% क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। शादी विवाह जैसे सामाजिक समारोह में सिर्फ 50 लोगों की ही शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं सब्जी बाजार सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रह सकेंगे। देखते अगली खबर। अगली खबर में है, बढ़ते जा रहे हैं तालिबान के कदम, अब पाकिस्तान बॉर्डर के पास लहराया सफेद झंडा। तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख सीमा चौकी के ऊपर कथित रूप से अपना झंडा फहराया और दावा किया कि अब यह उनके नियंत्रण में है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में कांधार के पास स्पिस बोल्डक क्रॉसिंग के ऊपर सफेद झंडा फहराता दिख रहा है। हालांकि अफगान अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीरों में आतंकवादी पाकिस्तानी सीमा प्रहरियों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने बिना किसी प्रतिरोध के सीमा पार कर ली है। देखते अगली खबर। अगली खबर में है, आज उत्तर प्रदेश जाएंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 7 साल में 26 बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा चुके हैं। हर दौरे के दौरान काशी को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी दी। अब बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 27वें दौरे पर बनारस गए हैं। इस दौरे में भी वह 1475 करोड़ की सौगात लोगों को देंगे। इसमें स्वास्थ्य, विकास, जल निगम, ऊर्जा, सिंचाई आदि की परियोजनाएं शामिल है। देखते अगली अपडेट। अगली अपडेट में है, ओबीसी आरक्षण पर राज्यों को मिलेगा अधिकार, सामाजिक न्याय मंत्रालय मॉनसून सत्र में लाएगा बिल। ओबीसी के आरक्षण पर राज्यों को मिले अधिकारों में फिलहाल कोई कटौती नहीं होगी। केंद्र ने ओबीसी की पहचान करने और सूची बनाने के राज्यों के पहले के अधिकारों को बहाल करने के लिए अब संसद का रास्ता चुना है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। संसद के मॉनसून सत्र में इस संबंध में विधेयक लाने की तैयारी है। इससे पहले केंद्र ने एसएससी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए बदला था, जिसमें पुरानी व्यवस्था को बहाल किया गया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी, जाने दिल्ली, यूपी समेत अन्य राज्यों में कैसे रहेंगे आने वाले दिन। देश के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय मानसून की स्थिति के साथ इस सप्ताह उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। 3 सप्ताह से अधिक के विराम के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार 13 जुलाई को दिल्ली और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मंगलवार को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकांश स्थानों पर लगातार दूसरे दिन बारिश भी दर्ज की गई है। वहीं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी दर्ज हुई है। इसके अनुमान से मौसम विभाग की ये चेतावनी है कि यहाँ के इलाकों में अगले 2-3 दिनों में भारी बारिश हो सकती है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है नीरव मोदी की जब्त संपत्तियों के मामले में कोर्ट पहुंचा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने बुधवार को पीएमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में कई आवेदन देकर भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 2 कंपनियों की जब्त संपत्ति पूर्व स्थिति में लाने का आदेश देने की अपील की है। अदालत ने ईडी के मामलों में 28 जुलाई को जवाब देने को कहा है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत नीरव मोदी की 329.66 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। देखते अगली खबर में है ट्विटर का बड़ा ऐलान 3 अगस्त को बंद करेगा फ्लिट फीचर की सुविधा, बताइए वजह। ट्विटर का कहना है कि वह 3 अगस्त को अपने क्षणिक पोस्ट फीचर फ्लिट्स को इसलिए बंद कर रहा है क्योंकि वह यूजर्स को आकर्षित करने में विफल रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने बुधवार को कहा कि हम 3 अगस्त को अपनी फीचर फ्लिट्स की सहूलियत को हटा रहे हैं। इसके लिए हमें खेद है। मौजूदा वक्त में हम कुछ नई चीजों पर काम कर रहे हैं। ट्विटर ने वैश्विक स्तर पर अपने सभी उपभोक्ताओं के लिए फ्लिट सेवा की लॉन्चिंग के ठीक 8 महीने बाद यह कदम उठाया है। देखते अगली खबर है किसान आंदोलन से रिलेटेड राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। इस तारीख से संसद के बाहर प्रतिदिन धरने पर बैठेंगे 200 किसान। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है, इसलिए अब सरकार से बात मनवाने के लिए बड़ा कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मान लेती तब तक दिल्ली में 22 जुलाई के संसद के बाहर 200 किसानों का समूह जाकर धरने पर बैठेगा। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि कृषि कानूनों के वापस होने तक आंदोलन को जारी रखा जाएगा। आगामी 24 जुलाई को बिजनौर से ट्रैक्टर रैली चलकर मेरठ पहुंचेगी, जो अगले दिन गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच करेगी। देखते अगली बड़ी खबर, कोरोना, राफेल, कृषि कानून और मूल्य वृद्धि पर संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। संसद के आगामी मॉनसून सत्र में कांग्रेस कोरोना कुप्रबंधन, चीन के साथ सीमा विवाद, कृषि कानून विरोधी आंदोलन, राफेल समझौते और मूल्य वृद्धि के मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। पार्टी की ओर से लोकसभा और राज्यसभा में सरकार पर हमलों की कमान क्रमशः अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे। चलिए देखते अगली बड़ी खबर में है राहुल प्रियंका से मिलने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जब मंगलवार को दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे तो देश की राजनीति में हलचल मच गई। बैठक में प्रियंका गांधी और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत मौजूद थे। इस मुलाकात को लेकर ये कहा गया कि ये मामला पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच चल रहे झगड़े का है, पर अब सामने आ रहा है कि प्रशांत किशोर यानी पीके कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की प्लानिंग है कि प्रशांत किशोर नेशनल लेवल पर उसके लिए अहम रोल निभाए। देखते अगली खबर आ रही है राजस्थान से। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 11% बढ़ाया। प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों और 4.25 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी यह फैसला लिया है। गहलोत सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ता में 11% का इजाफा किया है। अब राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 17% से 28% हो गया है। यह महंगाई भत्ता इस महीने की 1 तारीख से लागू होगा। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर में है सुप्रीम कोर्ट का कावड़ यात्रा पर यूपी सरकार को नोटिस। कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, पूछा कावड़ यात्रा को क्यों दी परमिशन। एक दिन पहले उत्तराखंड सरकार ने रद्द कर दी थी ये यात्रा। कोरोना महामारी के बीच कावड़ यात्रा को इजाजत देने के लिए योगी सरकार के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अब इस मामले की 16 जुलाई यानी शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला किया है। जस्टिस नरीमन ने सुनवाई के दौरान कहा, हमने परेशान करने वाली खबर पड़ी है कि यूपी सरकार कावड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई है। बेंच ने कहा है कि 25 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में इस अहम मुद्दे पर जल्द सुनवाई जरूरी है। बेंच ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए सख्ती बरतने की जरूरत बताई है। हालांकि योगी सरकार कावड़ यात्रा को रोकने के मूड में नहीं है।
देखते हैं अगली खबर में है महाराष्ट्र में जारी हुई नई ईवी पॉलिसी। 2025 तक राज्य में 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल का लक्ष्य। मुंबई में बनेंगे 1500 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन, गाड़ी खरीदने वाले को होगा फायदा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बुधवार को जारी कर दी है। ऐसी नीति तैयार की गई है जिससे चार्जिंग स्टेशन का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो सके। महाराष्ट्र से पहले दिल्ली और गुजरात भी ऐसी पॉलिसी का ऐलान कर चुका है। इसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य महाराष्ट्र को बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बनाने का है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है गुजरात से। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी है हिदायत। गुजरात में मानसून की नई पारी की धमाकेदार शुरुआत हुई है। मानसून की शुरुआत कुछ दिनों के बाद ही बारिश ने विराम ले लिया था, लेकिन सौराष्ट्र के तट पर बने निम्न बादल के दबाव सिस्टम और चक्रवाती सर्कुलेशन के बाद अब प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में अगले 3 दिनों तक भारी बरसात हो सकती है। देखते हैं अगली खबर में है नीट पीजी 2021 मेडिकल पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम 11 सितंबर को होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। मेडिकल पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम नीट पीजी 2021 का आयोजन 11 सितंबर को किया जाएगा। इसका ऐलान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए किया है। उन्होंने कहा है कि हमने 11 सितंबर 2021 को नीट पीजी कराने का फैसला किया है। यंग मेडिकल कैंडिडेट्स को मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए आगे जानते हैं क्या है सर्राफा बाजार का हाल और क्या हो रहा है सोने चांदी का भाव। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने चांदी के भाव में मामूली बढ़त देखी जा रही है। कीमती धातुओं में लगातार दूसरे दिन तेजी बनी हुई है। सोने का अगस्त वायदा 101 रुपए की तेजी के साथ 47,982 रुपए पर कारोबार करता हुआ देखा गया है, जबकि चांदी का सितंबर वायदा 69,096 रुपए प्रति किलो पर कारोबार करता हुआ दिखाई गया है। आगे जानते हैं पूरे 24 घंटे का भारत का मौसम का पूर्वानुमान। कैसा रहेगा भारत के अगले 24 घंटे का मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक के केरल के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, तेलंगाना, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण गुजरात और शेष पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और टुडे न्यूज अपडेट यही समाप्त होते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की जेन्युइन और पॉजिटिव खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।